Hello everyone, welcome back to the chemistry series of DSSB TGT Natural Science। इसमें अभी हमारी चल रही है यूनिट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। जिसमें से हमने एक पार्ट में कुछ पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिसिटी क्या होती है। देखो, पीरियोडिसिटी क्या होती है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। और ऐसा कब होता है, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से। यानी अब जो हम पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ रहे हैं वो तब पढ़ रहे हैं जब तक हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। तो जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। अब इस पीरियोडिसिटी का कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो एलिमेंट्स हैं जिनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है। जैसे मैं आपको बता दूँ, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ना, तो उसके एलिमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लिथियम, फिर आता है सोडियम, पोटाशियम, फिर आता है रुबीडियम, फिर आता है सीजियम, और लास्ट में कौन सा आता है, फ्रेंचियम। तो मैं अगर सबका लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो जो लिथियम है उसका लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s1, इसका क्या होता है 3s1, फिर ऐसे ही पोटाशियम का होगा 4s1, फिर हमारा रुबीडियम है, रुबीडियम का होगा 5s1, सीजियम का होगा हमारा 6s1, और ऐसे ही लास्ट में है फ्रेंचियम का होगा 7s1। तो अगर हम देखेंगे तो देखो सब में सिर्फ ये आगे वाला नंबर चेंज हो रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th पीरियड का एलिमेंट है। और कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक का है, ये भी एस ब्लॉक। तो ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट है और सबके लास्ट में कौन सा, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। इसका मतलब इन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी क्या होंगी, सिमिलर। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इसलिए इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर। यानी जो प्रॉपर्टी लिथियम की होगी वैसी प्रॉपर्टी किसकी होगी, सोडियम की। सेम प्रॉपर्टी पोटाशियम शो करेगा, फिर रुबीडियम। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूँ, जो हमारा हेलोजन होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टेटीन। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो देखो इसका क्या होता है, ये होता है 2s2 2p5, फिर हमारा क्या होता है 3s2 3p5, ब्रोमीन का होता है 4s2 4p5, राइट। फिर आता है आयोडीन का होता है हमारा 5s2 5p5, एंड द लास्ट इज एस्टेटिन जिसका होता है 6s2 6p5। तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन देखो सेम है ना, सबके पी में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज सिमिलर। तो इनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में क्या करती हैं, रिपीट। यानी फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन से, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और इन सब की प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या करेगी, मैच। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। अब कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो पीरियोडिक ट्रेंड हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसको एटॉमिक रेडियस या फिर इसको हम एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं। जो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन होगा वही हमारा क्या होगा, एटॉमिक साइज का वेरिएशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। या इसकी एक और डेफिनेशन है, देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक न्यूक्लियस है ये हमारा, और ये है हमारी शेल्स इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने शेल्स ड्रॉ कर दिया। अब न्यूक्लियस से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल यानी लास्ट वैलेंस सेल तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। वैसे इलेक्ट्रॉन का क्योंकि पाथ फिक्स नहीं होता है ना, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जहाँ तक प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। और इस एटॉमिक रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, राइट। इतना समझ आया। अब ये जो एटॉमिक रेडियस होती है, देखो ये हमारी होती है 3 टाइप्स की। एक होती है हमारी कोवलेंट रेडियस, एक होती है हमारी मेटेलिक रेडियस, और एक कौन सी होती है हमारी, वंडर वाल्स रेडियस। अब ये तो पता है अगर 2 एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है तो वो इस तरीके से होंगे ना,
मान लो अगर मैं H2 की बात कर रही हूँ तो H2 में H और H के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये एक H का एटम, ये एक H का एटम, इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, इन दोनों के सेंटर्स तक का डिस्टेंस, यानी ये हो गया मान लो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, इनका जो ये सेंटर का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये जो सेंटर्स का डिस्टेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इसी को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब ये इस डिस्टेंस का अगर हाफ कर लूँ तो क्या निकल जाएगा, एटॉमिक रेडियस। तो अगर ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका हम क्या कर दें, हाफ, तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हाफ कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, कोवलेंट रेडियस। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो जो अगर ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा भी मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम बना दिया, इन दोनों का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो होता है 74 पिकोमीटर। तो अगर मुझे इनका कोवलेंट रेडियस निकालना है तो जो आर कोवलेंट होगा वो कितना होगा, 74 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये 37 पिकोमीटर आ जाएगा। निकालने को नहीं आएगा, बस आपको समझना है कि जो कोवलेंट रेडियस है वो इस तरीके से होती है, राइट। उसके बाद आ जाओ मेटेलिक रेडियस में। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, दो एडजेसेंट मेटल एटम्स, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ में रखे हुए, डिफरेंस देख लेना, यहाँ पर ये एकदम एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड है, इसे कोवलेंट रेडियस यहाँ से निकलेगा। अगर दो एटम्स ऐसे एडजेसेंट रखे हुए हैं जो मेटल्स में रखे रहते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूँ तो मुझे क्या मिलने वाली है, रेडियस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर के, ये भी एक कॉपर का एटम, ये भी एक कॉपर का एटम, इन दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वो होता है 256 पिकोमीटर। तो अगर मैं यहाँ से आर मेटेलिक निकालूं तो आर मेटेलिक कितनी निकल कर आएगी, 256 डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी आ जाएगी, ये 128 पिकोमीटर, राइट। तो ये 128 पिकोमीटर। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, आर मेटेलिक। अब अगर मैं वंडरवॉल रेडियस की बात करूं तो देखो वंडरवॉल रेडियस थोड़ा सा समझना है आपको। वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, वंडरवॉल्स होता है दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच ना, तो ये एक है एटम और ये यहाँ पर एक दूसरा एटम, इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ से वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो अगर हाइड्रोजन एटम इस तरीके से कनेक्ट है तो हाइड्रोजन एटम के केस में अगर ये इस तरीके से कनेक्ट होगा तो ये जो रेडियस है हाइड्रोजन के केस में, ये वाला जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये कितना हो जाता है, 240 पिकोमीटर। तो अगर उस केस में मैं आर, ये हाइड्रोजन के एटम की बात कर रहे हैं, अगर अलग अलग लेंगे तो कोवलेंट वाले का ऐसे होता है, तो अगर मैं यहाँ से आर वंडरवॉल निकालूंगी तो क्या आएगा, वो 240 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 120 पिकोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि आर वंडरवॉल, आर मेटेलिक और आर कोवलेंट में से सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है और सबसे कम रेडियस किसकी होती है। देखो यहाँ पर एटम्स एक दूसरे के अंदर एकदम एम्बेडेड है, इधर एडजेसेंट रखे हैं और इधर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा रेडियस किसका है, वंडरवॉल का, उससे कम रेडियस किसका है, मेटेलिक का, और सबसे कम रेडियस किसका होता है, हमारा कोवलेंट का। अब ये वाला वेरिएशन थोड़ा सा याद रखना कि वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी रेडियस हमारी कौन सी होती है, कोवलेंट। और जो हमारी वंडरवॉल रेडियस है वो किस में एग्जिस्ट करती है, वो नोबल गैसेस में एग्जिस्ट करती है। तो जो वंडरवॉल रेडियस है वो किस में एग्जिस्ट करती है, नोबल गैसेस में। इसका मतलब नोबल गैसेस की जो रेडियस होती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, मेटेलिक, कोवलेंट और वंडरवॉल में सबसे बड़ी रेडियस वंडरवॉल की होती है। वंडरवॉल नोबल गैसेस में एग्जिस्ट करती है, तो हमारी सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होती है, वंडरवॉल। ये आपको याद रखे चलना है, राइट। चलो, अब जो हमारी एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज, उसका हम वेरिएशन पढ़ लेते हैं अलोंग द पीरियड और एक पढ़ लेते हैं डाउन द ग्रुप। पहले अलोंग द पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो, अलोंग द पीरियड करने के लिए मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख रही हूँ। देखो, फर्स्ट पीरियड में तो हमारे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही आते हैं, तो अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखूँ तो पहले आता है हमारा, देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखूँ तो अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखूँ तो सबसे पहले आता है हमारा लिथियम, फिर आएगा हमारा बेरिलियम, फिर आएगा बोरोन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन और फिर आएगा फ्लोरीन। और इसमें से मैं नोबल गैस यानी नियोन को हटा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया था नियोन क्या होती है, एक नोबल गैस। नोबल गैस में वंडरवॉल रेडियस एग्जिस्ट करता है, जो सबसे बड़ा रेडियस होता है उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इन सब का सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1, इसका होता है 2s2, इसका होता है 2s2 2p1, 2s2 2p6 2p2, फिर इसका जगह 2s2 2p3, इसका जगह 2s2 2p4
और यहाँ लास्ट आ जाएगा हमारा 2s2 2p5, राइट। चलो एटॉमिक नंबर सबको पता ही है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, यहाँ पर होता है 4, इसका होता है 5, ये होता है 6। इसको रट लो, ये पीरियड तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादातर वेरिएशंस के लिए इसी पीरियड को यूज़ करने वाले हैं, राइट। चलो अब क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लेस शील्डिंग। एक तो अलोंग द पीरियड की बात करें और अलोंग द पीरियड में हम मूव करते हैं L2R यानी लेफ्ट टू राइट, यानी लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाना है और हमें ये बताना है इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज। उससे पहले एक चीज़ देखो यहाँ पर सपोज ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर है ये फर्स्ट शेल और उसके बाद यहाँ पर है ये सेकेंड शेल, क्योंकि इसमें 2 ही शेल भरे हुए हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट शेल लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब फर्स्ट शेल में सबके में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये लिथियम की बात हो रही है, तो ध्यान से समझना। न्यूक्लियस हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो न्यूक्लियस अपने ऊपर फोर्स लगा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जनरली इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ZeF से। अब क्या होगा देखो, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ इनर शेल में फिल किए हुए हैं, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, बाहर धकेलते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, मान लो ये फर्स्ट शेल है और इस फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, और जो हमारी सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव, ठीक है। ये खींच रहा है अपनी तरफ, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। पर ये है इलेक्ट्रॉन, ये भी है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है। शील्डिंग का मतलब होता है रोकना, इसका मतलब जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तक पहुंचने से रोकते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अब ध्यान से देखो, जब हम लिथियम की बात करें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर उसके बाद यहाँ अब देखो ये दोनों आराम से इसे रिपेल कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा एक चीज़ पहले मैं ये बता देती हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, है ना, एक कंडीशन, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और शील्डिंग इफेक्ट कम। अगर हमारा शील्डिंग इफेक्ट कम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो साइज हमारा छोटा होगा। कैसे, देखो लिथियम में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, ये आराम से रिपेल कर देंगे तो साइज बढ़ गया। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3, फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, 4 हो गए ना यहाँ पे। देखो फिर यहाँ पे कितने हो गए, 5। ऑक्सीजन में 4 और 2 यहाँ कितने हो गए, 6, और उसके बाद लास्ट 5 और 2 यहाँ कितने हो गए, 7। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन को तो ये रिपेल नहीं कर पाएगा, रिपेल नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम रहता है। क्यों रहता है वो शील्डिंग इफेक्ट कम, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से यहाँ अंदर तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पाते जिससे अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रख के चलनी है। इससे एटॉमिक रेडियस पे पड़ता है हमारा फ़र्क, यानी आपको क्या याद रख के चलना है, आपको ये याद रख के चलना है कि जैसे ही हम कहाँ मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो अगर हम मूव करें हैं लेफ़्ट टू राइट, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, रिपेल नहीं कर पा रहा इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, डिक्रीज। तो शील्डिंग इफेक्ट होता है हमारा डिक्रीज, और शील्डिंग इफेक्ट अगर डिक्रीज है तो जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर जेड इफेक्ट बढ़ गया, इसका मतलब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ तक पहुँचेंगे, न्यूक्लियस तक, तो साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा। तो जिसकी वजह से जो हमारा साइज़ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रेडियस है या जो साइज़ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, यानी जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना ही छोटा होगा। इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेना, ये पहला पॉइंट है, इसको याद रखना फर्स्ट। ये भी याद आता है कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, कम, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, रेडियस हमारा क्या हो जाता है, छोटा। तो जैसे जैसे हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो हमारा जो साइज़ है वो क्या होता जा रहा है, छोटा।
तो साइज हमारा क्या हो जाएगा, छोटा। यानी अगर मैं फर्स्ट पीरियड, ये जो हमारा है सेकंड पीरियड, इसके एलिमेंट्स की बात करूं तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से पूछूं जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब लिथियम से ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा किसका होगा, बोरोन का, बोरोन से ज़्यादा कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का, और उससे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। ये जेड इफेक्टिव का ऑर्डर है। और जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो इसका मतलब अगर मैं रेडियस का ऑर्डर पूछूं, यानी एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछूं, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, लिथियम की, उससे छोटा साइज बेरिलियम, उससे छोटा साइज बोरोन, उससे छोटा कार्बन, उससे छोटा साइज नाइट्रोजन, उससे छोटा साइज ऑक्सीजन, और सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का। तो याद रखना जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, और ग्रुप 17 का एलिमेंट्स का जो रेडियस है वो सबसे छोटा होता है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में। क्लियर। तो ये पहला वेरिएशन था जो हमने कर लिया, वेरिएशन अलोंग द पीरियड। अब हम करने वाले हैं वेरिएशन डाउन द ग्रुप। तो अब हम कर लेते हैं वेरिएशन डाउन द ग्रुप। अब देखो वेरिएशन इन अ ग्रुप या वेरिएशन डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होता है, इसके लिए भी मैं एक कंसीडर कर लेती हूँ ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के मैं एल्कली मेटल्स कंसीडर करी हूँ, हाइड्रोजन को स्किप करी हूँ, लिथियम, फिर आता है हमारा सोडियम, फिर कौन सा आता है पोटाशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर कौन सा आता है सीजियम, एंड द लास्ट इज फ्रेंचियम, ये आते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब देखो पहले मैं आपको इसका कॉन्फिगरेशन लिख देती हूँ। इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s1। अच्छा 2s1 से पहले 1s2 सेल्फ कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है 3s1, यहाँ पे कौन सा होता है 4s1, यहाँ पे कौन सा होता है 6s1, यहाँ पे 5, ये है 5s1, फिर आएगा हमारा 6s1 एंड द लास्ट इज 7s1। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो ये हो गई हमारी फर्स्ट शेल, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में एंटर कर जाता है, तो n क्या हो गया 2। यहाँ तक हमारा कौन सा चल रहा है, लिथियम। उसके बाद फिर यहाँ हमारा सेकंड शेल भरने के बाद यहाँ हमारा n = 3 में कौन सा है, सोडियम। तो ध्यान से देखो जब हम पीरियड की बात कर रहे थे तो वहाँ एक ही सेल में सब कुछ था। अब यहाँ क्या हो गया, पहले न्यूक्लियस इस सेल पे फोर्स लगा रहा था, अब इस पे लगा रहा है, तो अब इस पे लगा रहा है तो आपको दिख रहा है डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ न्यूक्लियस का। अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, क्योंकि सेकंड शेल तो पूरी भर गई, और अगर सेकंड शेल पूरी भर गई तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जो आराम से इसको रिपेल कर देंगे, यानी इस केस में शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा, यहाँ शील्डिंग ज़्यादा होती है। और अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो क्या करेगा, डिक्रीज। और अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो जो हमारा रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, तो जेड इफेक्टिव जितना कम होगा रेडियस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में हमारी 4 शेल आ गई, और भी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया, 4 किस पे आ गई हमारी भाई, पोटाशियम, फिर 5 आ गई। तो देखो शेल बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस को क्या पता लास्ट शेल में क्या चल रहा है, इसलिए साइज़ क्या हो जाता है, फिर हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। ये तो सिंपल है, जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रेडियस का देखो याद रख लो, क्योंकि फिर हम आयनाइजेशन रेडियस से करेंगे। यानी आपको क्या याद रखना है, देखो आप ऐसे याद रखना, इसको ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वेरिएशन ज़रूर आएगा, और रेडियस का वेरिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी रेडियस के बेसिस पे ही करेंगे। क्या याद रखना है आपको, पहला तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना ही क्या होगा, कम। अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, यानी इन अ पीरियड, तो अगर मैं पीरियड की बात करती हूँ तो जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, इंक्रीज। तो जेड इफेक्टिव होता है हमारा इंक्रीज, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज। और अगर मैं बात करूँ टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम की बात करें तो हम वो होता है ग्रुप, और अगर मैं एक ग्रुप की बात करूँ तो जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, डिक्रीज, जिसकी वजह से रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर पीरियड में जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करता है, और ग्रुप के मूव करते हैं तो रेडियस इंक्रीज करता है। ये आपको याद रख चलना है फॉर रेडियस। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक रेडियस इफेक्टिव डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से ऑफ द आयन अप टू विच इट एग्जर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब देखो पहले तो ये देख लो, आयन दो तरीके के होते हैं,
एक जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम क्या कहते हैं कैटायन, एक जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और उसे हम क्या कहते हैं एनायन। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ सोडियम का और क्लोरीन का। देखो यहाँ हम ले लेते हैं सोडियम। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है, 281। स्टेबिलिटी के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 28 और इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसे हम क्या कहेंगे कैटायन। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं कैटायन। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन ले लूँ तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। स्टेबिलिटी के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता है नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव हो गया और इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बन जाएगा 2, 8 और 8। क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आए तो ये क्या बन गया एनायन। अब जो सोडियम कैटायन जिससे बना है इसको हम बोलेंगे इसका पेरेंट एटम, यानी ये वाला जो न्यूट्रल एटम है ये हमारा क्या है इसका पेरेंट एटम, और इसे हमने क्या बना लिया कैटायन। ऐसे ये जो Cl नेगेटिव बना है ये हो गया एनायन, और जिससे ये बना है ये इसका क्या हो गया पेरेंट एटम, तो ये हो गया इसका पेरेंट एटम। राइट, चलो अब क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो कैटायन का रेडियस होता है, यानी जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, तो रेडियस ऑफ कैटायन यानी जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, रेडियस ऑफ कैटायन हमेशा ही रेडियस ऑफ पेरेंट एटम से छोटा होता है। यानी अगर हम पेरेंट एटम की बात करें और उसके कैटायन की बात करें तो पेरेंट एटम का साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू कैटायन। यानी अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में Na पॉजिटिव का साइज छोटा होगा और Na का साइज क्या होगा बड़ा। वो आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो 3 सेल है और यहाँ पर कितने सेल हो गए 2, तो एक शेल ही खत्म हो गई, तो इसका मतलब साइज क्या हो जाता है डिक्रीज। तो कैटायन का साइज हमेशा ही उसके पेरेंट एटम से क्या होता है छोटा। एक चीज तो ये याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस ऑफ एनायन हमेशा ही बड़ा होता है किससे, उसके पेरेंट एटम से। तो रेडियस ऑफ एनायन का किससे बड़ा होता है, उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है, रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका, यानी अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की तो Cl नेगेटिव का साइज Cl से हमेशा ही क्या होगा बड़ा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने न्यूट्रल एटम से उसका साइज क्या होता है छोटा, और अगर कोई एनायन तो उसका साइज क्या होता है बड़ा। वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसमें नंबर ऑफ शेल्स खत्म हो गए और यहाँ इसने क्या एक्वायर कर लिया नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जिसके कारण इसका रेडियस क्या हो जाता है बढ़ जाता है। राइट, तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। अब ये याद रखना है कि कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। इसी बेसिस पे हम लोग वेरिएशन करेंगे जो होता है वेरिएशन ऑफ आयनिक साइज अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, और हम ले लेते हैं N3 नेगेटिव। ये ले लिया हमने। इन सब में अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो देखो एल्यूमिनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 10 ही आएंगे इसमें। मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 निकल जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। ऐसे ही सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, 1 पॉजिटिव चार्ज है वो निकल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। ऐसे ही जो हमारा F है यानी फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, 1 नेगेटिव चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, 2 नेगेटिव चार्ज है तो कितने हो जाएंगे 10। सोडियम होते हैं 7, 3 नेगेटिव है तो कितने हो जाएंगे 10। इसका मतलब ये सारी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब हमें ये बता इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या ये बताने में सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा और सबसे छोटा रेडियस किसका होगा। देखो उसके लिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इसमें क्या है आप Z/E कैलकुलेट कर लो सबका। तो जब हम इसका Z/E कैलकुलेट करेंगे तो जिसका Z/E ज्यादा आएगा उसका साइज क्या होता है, आप इन सबका Z/E कैलकुलेट कर लो। तो जितना Z/E होगा उतना ही छोटा साइज होगा, या फिर ऐसे लगा सकते हैं लेसर Z/E मोर इज साइज, यानी R होगा ज़्यादा। ठीक है, R इंक्रीज। अब Z/E क्या है, Z है इनका ये तो E हो गया इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, Z होता है इनका एटॉमिक नंबर, तो इसका कितना होता है 13, इसका कितना होता है 12, इसका होता है 11, इसका कितना होता है 9, इसका कितना होता है 8 और इसका कितना होता है 7। अब सबका Z/E कैलकुलेट करो। तो अगर देखो अगर मैं इसका Z/E कैलकुलेट करूँ तो पहले वाले का कितना आएगा 13/10, यानी कितना आ जाएगा इसका
1.3, उसके बाद कितना है 12/10, तो 12/10 कितना आ जाएगा हमारा 1.2, उसके बाद है हमारा 11/10, तो 11/10 कितना आ जाएगा 1.1, फिर हमारा 9/10, तो 9/10 कितना आ जाएगा 0.9, उसके बाद है हमारा 8/10, तो 8/10 कितना आ जाएगा 0.8, एंड द लास्ट इज 7/10, तो 7/10 कितना आ जाएगा 0.7। जेड है यहाँ पर एटॉमिक नंबर और ई क्या है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लिखा है जितना ज़्यादा जेड बाई ई होगा उतना साइज छोटा होगा और लेस होगा तो साइज बड़ा होगा। सबसे कम किसका है N3 नेगेटिव का, इसका मतलब सबसे बड़ा साइज किसका है N3 नेगेटिव का, तो साइज का ऑर्डर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा साइज का ऑर्डर। यानी आप जेड बाई ई कैलकुलेट कर लो, जिसका जेड बाई जितना कम उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये चेक कर लो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है, और अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं तो बहुत आसान है फिर कैलकुलेट करना, फिर आपको इतना करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको बस क्या करना है, पॉजिटिव में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका उतना ही छोटा रेडियस होगा, और नेगेटिव में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका बड़ा रेडियस होगा। यानी अगर आपको रेडियस में अरेंज करना है तो आप क्या करो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले जाओ। ये है साइज का ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले आएगा पॉजिटिव फिर आएगा नेगेटिव, और अगर उनमें न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल एटम बीच में आ जाएगा। तो मोर पॉजिटिव चार्ज से मोर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना है, मोर पॉजिटिव से मोर नेगेटिव चार्ज की तरफ आप चले जाओ। मोर पॉजिटिव चार्ज से मोर नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर हम जाएंगे तो जो हमारा साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज करेगा ये। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ आपको, मान लो ये मैंने दे रखा है, एक है F नेगेटिव, एक है O2 नेगेटिव, एक दे रखा है N3 नेगेटिव। अच्छा, इनका तो ये है N3 नेगेटिव, इनको अरेंज करना है। तो अगर इनको अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में, तो कैसे अरेंज करेंगे, अभी बोला ये सारे तो नेगेटिव है और आपको मोर नेगेटिव की तरफ जाना है, ये लेस नेगेटिव, इसका मतलब साइज का ऑर्डर होगा ये। मान लो अगर मैं आपको ये दे देती हूँ I नेगेटिव है, एक है I और एक है I पॉजिटिव, इनको अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करना है तो कहाँ से जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब पॉजिटिव वाले का चार्ज सबसे छोटा होगा साइज, पॉजिटिव, फिर कौन आ जाएगा, देखो यहाँ लिखा है, ऐसे जाना है आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मोर पॉजिटिव से मोर नेगेटिव की तरफ जाना है। तो पॉजिटिव, उसके बाद आ जाएगा न्यूट्रल, उसके बाद क्या जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा साइज का ऑर्डर। ऐसा आपको याद रखना है। अब मान लो अगर मैं आपसे ये पूछूं Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा होगा, तो किसका साइज बड़ा होगा, मोर पॉजिटिव वाले का तो छोटा होगा, ऐसे जाना है, तो ये हो गया साइज का ऑर्डर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से जाना है। चलो अच्छा, इसके बाद वैसे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़नी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़नी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन आज कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका वेरिएशन है वो कल करेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मैं आपको डेफिनेशन आज करा देती हूँ, वेरिएशन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये 3 बच जाएंगे हमारे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी लगा के चलना है। वैसे एंथैल्पी और एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो हम ओपन करते हैं, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं, तो वो रिएक्शन जो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है उनके लिए हम एंथैल्पी वर्ड यूज़ करते हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये तो थर्मोडायनामिक्स का है, ये आपको नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है। तो हम किसकी बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की। ये क्या है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मोस्ट लूजली बाउंड आएगा यहाँ पे, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from the gaseous atom of the element in its ground state। अब क्या है, देखो डेफिनेशन, देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, ये कहती है सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल ले लेती हूँ, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 1। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे तो क्या बनेगा यहाँ से 2 और 8, राइट। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ी होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके लिए कुछ चीज़ें याद रखना है आपको, देखो क्या याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कुछ वर्ड लिखा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक तो ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सॉलिड स्टेट में से नहीं निकलता, यानी अगर सोडियम सॉलिड स्टेट में तो पहले इसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सॉलिड स्टेट में से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर कोई एलिमेंट सॉलिड स्टेट में तो पहले उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में। और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन। इसका मतलब पहले उसमें सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी।
तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई, क्योंकि जब गैसियस स्टेट में जाएगा तो गैसियस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर दूर हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही क्या हो गए, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है दूर दूर होना, तो उसको अब आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, क्योंकि ये एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो प्रोसेस कैसी होती है, ये प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी की प्रोसेस हमेशा ही एंडोथर्मिक होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना और ये भी याद रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी से पहले हमें एक और एनर्जी देनी पड़ेगी, जो हमारी कौन सी होगी, सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि हमें पहले उस सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक इसकी यूनिट और याद रखना, जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है, किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल ये होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। बाकी जो हम इसका वेरिएशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका वेरिएशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।